हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस एग्जाम्स क्रैकर पर। तो देखिए भाई, सबसे पहले तो आपको धनतेरस की और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कामना करता हूं आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे और इस दिवाली खुशियों से मनाए दिवाली को। और मेरी तरफ से और जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर फैमिली की तरफ से भी आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, इस धनतेरस की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए भाई, देख लेते हैं। तो देखिए, जीएस रिवीजन सीरीज़ हमारी चल रही है। उसमें मैं फोर्थ बुक है हमारी इस सीरीज़ की, एनवायरनमेंट की। उसका ये सेकंड लेक्चर है। इससे पहले मैंने पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये तीनों बुक कवर करा दी हैं। लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो देख ले, प्ले लिस्ट में बना दूंगा और प्ले लिस्ट में ऐड कर दूंगा। ठीक है भाई, ये नए बच्चों के लिए था। तो जो पुराने बच्चे हैं उन्हें पता है किस तरह से हमारी सीरीज चल रही है। तो एनवायरनमेंट की पहली क्लास हो चुकी थी और इकोलॉजी तक हमने पढ़ लिया था। तो इकोलॉजी से अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड लेक्चर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो। आने वाले दिनों में आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी। ठीक है, ये सीरीज़ की जो ये सीरीज चल रही है ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अगर एसएससी, रेलवे और स्टेट पीसीएस के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इवन यूपीएससी, सीडीएस, एचडीए, तो जहाँ पे जीके जीएस पूछी जाती है उन सब के लिए एक इम्पोर्टेंट है क्लास। ठीक है, तो एनवायरनमेंट का सेक्शन तो हरियाणा का जो एसएससी का एग्ज़ाम है उसमें भी पूछी जाती है। तो इकोलॉजी तक हमने कल पढ़ लिया था। तो ये देख लो भाई, वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए थे। तो इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, दिस इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। जो ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी होती है उसका एनवायरनमेंट के साथ जो इंटर रिलेशनशिप है उसे ही जो है इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो इकोलॉजी का मतलब है, लॉजी मतलब स्टडी, इको मतलब हाउस ऑफ द लिविंग बींग्स। ठीक है, तो अर्नेस्ट हैकल कॉइंड द टर्म इकोलॉजी। ठीक है, आइकोज मतलब हाउस और लोगस मीन स्टडी, ये मैंने आपको बता दिया है। ये कॉइन, जो टर्म कॉइन की थी ये अर्नेस्ट हैकल ने की थी, ये भी ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अकॉर्डिंग टू दी ह्यूगन ओडम, इकोलॉजी स्टडी ऑफ नेचर्स स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, एक तरह से साइंटिफिक स्टडी है नेचर की और नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो एबायोटिक और बायोटिक होते हैं। एबायोटिक में फिजिकल के जो क्लाइमेटिक कंपोनेंट होते हैं जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टोपोग्राफी और एयर, ये फिजिकल क्लाइमेटिक कंपोनेंट हैं। और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट की बात करें तो वाटर, सॉइल, एटमॉस्फेरिक गैसेस, मिनरल्स, रॉक्स, एलिमेंट्स। ठीक है, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ईटीसी। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो कार्बन हाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट एंड ह्यूमस एंड यूरिया। बायोटिक में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। इकोसिस्टम जो है, जो कंसेप्ट है इकोसिस्टम का किसने दिया था? तो 1935 में एजी टेंसले ने दिया था। इकोसिस्टम एक स्पेशल काइंड ऑफ फिजिकल सिस्टम है, मेड अप ऑफ बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट से बना होता है। चेंज बाय साइज, साइज के अकॉर्डिंग चेंज रहता है इकोसिस्टम। स्पेशल क्या है? ओपन सिस्टम है। वेरिएशन इन साइज, तो छोटा बड़ा हो सकता है इकोसिस्टम, वेरिएशंस जो है इसमें होता रहता है। इकोलॉजी क्या है? तो इकोलॉजी हमने देख लिया था, स्टडी ऑफ मेथडोलॉजी, ह्यूमन सोसाइटी, फिजिकल एनवायरनमेंट, वाइड डायमेंशन जो है एनिमल, वेजिटेशन, क्लाइमेट। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई। इकोसिस्टम फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। आइडियोलॉजी जो है कार्ल्स मोबियस, बायोस साइनोसिस एंड फोब्स, माइक्रो कॉशम। अर्थ एग्जाम्पल ऑफ लार्ज इकोसिस्टम। अर्थ क्या है? लार्ज इकोसिस्टम का एग्जाम्पल, एक बहुत बड़े इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है अर्थ। ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है बट हम अपनी क्लास जो है डिले नहीं होने देंगे। क्लास डेली और रेगुलर चलेगी। सर्विसेज क्या है इकोसिस्टम की? तो प्रोविजनिंग सर्विसेज की बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर प्रोवाइड करते हैं। रेगुलेटिंग सर्विसेज, क्लाइमेट एंड डिजीज कंट्रोल। सपोर्टिंग सर्विसेज में न्यूट्रिशन साइकिल, क्रॉप पॉलिनेशन। कल्चरल सर्विसेज में मेटाफिजिकल और
एकेडमिक एंटरटेनमेंट सर्विसेज और प्रिजर्विंग सर्विसेज में डाइवर्सिटी मेंटेनेंस। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर में सॉइल, वाटर, एयर और सेल, ये चारों बायोस्फीयर में होते हैं और मेड अप ऑफ थिन लेयर फाउंड एज मेंटल अराउंड द अर्थ। तो बायोस्फीयर मेंटल क्या है? फाउंड एज मेंटल अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ जो होते हैं सॉइल, वाटर, एयर, सेल से बना होता है बायोस्फीयर, ठीक है, थिन लेयर होती है। तो बायोस्फीयर है वो भी एक तरह से वही एनवायरनमेंट है जिसमें बायोटिक एबायोटिक कम्युनिटीज़ एनवायरनमेंट से रिलेशंस आपस में स्टडी, इंटर रिलेशन विद एनवायरनमेंट और थिंग्स का जो बायोटिक एबायोटिक होती हैं और आपस में उनका कम्युनिटीज़ का, ठीक है, रिलेशन जो होता है बायोस्फीयर में, ये सारे होते हैं एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, इकोसिस्टम सब। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स और अदर ऑर्गेनिजम्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज लाइव इज कॉल्ड हैबिटेट। तो जो प्लेस होता है जहाँ पे प्लांट्स, ऑर्गेनिजम्स और अदर ऑर्गेनिजम्स किसी पर्टिकुलर स्पीसीज़ के एक साथ रहते हैं तो उसे हैबिटेट बोलते हैं। पर्टिकुलर जो स्पीसीज़ रहती है जहाँ पे रहती है वो हैबिटेट होता है। एज वी मूव बियॉन्ड ईच ट्रॉपिक लेवल इन द इकोसिस्टम, इसे कहते हैं लॉस ऑफ एनर्जी। एक टॉपिक लेवल से, या आपने पढ़े होंगे एनर्जी जो पिरामिड्स होते हैं, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाते हैं तो एनर्जी का लॉस होता है। द कंपोनेंट्स दैट मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस एंड केमिकल सिंथेसिस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। जो कंपोनेंट्स होते हैं जो अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से और केमिकल सिंथेसिस से, उसे ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लेक्स आर नेचुरल इकोसिस्टम। मैन मेड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करें तो वो है पैडी फील्ड। द मोस्ट कॉमन साल्ट फाउंड इन सी वाटर इज सोडियम क्लोराइड NaCl। इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम देख लेते हैं। नेचुरल, तो नेचुरल में टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल जो इकोसिस्टम होता है इसमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट होते हैं। एक्वेटिक जो इकोसिस्टम होता है नॉन सलाइन वाटर जैसे कि पॉन्ड, लेक, वाटरफॉल। और एक्वेटिक इकोसिस्टम में सलाइन वाटर, सलाइन लेक, ओशंस। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। एक मिनट रुकिए भाई, फूड बहुत ज़्यादा है, कोई बात नहीं। आर्टिफिशियल, मैन मेड, फार्मलैंड, एक्वेरियम एंड स्पेसशिप। उसके बाद है ओशनिक वाटर, ओशन द लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द अर्थ हाइड्रोस्फीयर। 97% of the hydrosphere on earth. The most commonly found salt, sodium chloride. Ecological imbalance, main cause है deforestation, second cause है desertification, variability of rainfall, drought, flood। ठीक है भाई। उसके बाद देख लेते हैं मिसलेनियस है कुछ important information on sustainable development, environment related information related to biological habitat, related to natural resources in reference to the basic factors of the environment, current environment status। Information related to man and his activities। तो यहाँ पे population growth rate, population size, various resources and food availability, non-essential structure facilities, average standard of living and per capita income, technical level। उसके बाद देखते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो ये कैसे होता है? डैमेज टू एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसके बाद है सोलर रेडिएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल एंड वाटर इवेपोरेशन, कंडेंसेशन ऑफ वाटर साइकिल, जो सोलर रेडिएशन है। ये फूड वेब दे रखा है, सीक्वेंस ऑफ द फूड चेन ऑफ ट्री एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो एक तरह से ये फूड वेब है, फूड चेन है ट्रीज और ग्रासलैंड इकोसिस्टम की। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इसको देख के आइडिया लगना चाहिए।
ये ग्रास हॉपर है, ग्रास हॉपर को ये बर्ड खाता है, बर्ड को ये, और फिर इसको बाद ईगल। ठीक है भाई। फूड चेन, डेफिनेशन क्या है फूड चेन की? फूड में द सब्सटेंस बाय विच लिविंग बींग्स गेट एनर्जी बाय कंज्यूमिंग दैम। तो ये एक तरह से डेफिनेशन है फूड की। तो लिविंग बींग्स होती हैं, एनर्जी लेती हैं कंजम्पशन से, किसी और चीज़ को खाने से। ठीक है। वेजिटेशन जो होती है ऑटोट्रॉप्स होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं। क्रिएचर्स डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। The correct sequence of different components in the food chain of a grassland ecosystem. तो ग्रास ये प्रोड्यूसर है, ग्रास हॉपर प्राइमरी कंज्यूमर है, फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर है, और स्नेक टर्सरी कंज्यूमर है। फूड चेन की बात करें तो ग्रास ऑटोट्रॉप्स है, फिर गोट हर्बीवोर्स है, और ह्यूमंस ओमनीवोर्स हैं। ओमनीवोर्स जो मांसाहारी शाकाहारी दोनों होते हैं। ठीक है भाई। बायोटिक कंपोनेंट क्लासिफिकेशन में देख लेते हैं। प्रोड्यूसर्स होते हैं प्लांट एंड एल्गी, कंज्यूमर्स एनिमल्स एंड ह्यूमंस, डिकम्पोजर्स में फंगी, फंगस, बैक्टीरिया। सीक्वेंस ऑफ सिंपल सी फूड चेन, ऑटोट्रॉफिक एंड हर्बीवोर्स देन कार्निवोर्स। ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, ऑल सच प्लांट्स विच मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट है दैट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ ग्रीन पिगमेंट्स। तो दिस इज क्लोरोफिल प्लांट्स, phytoplankton in the marine food chain are called primary producers. Next point है that is responsible for most of the oxygen present in the Earth's atmosphere. ये है phytoplankton. Organism belongs to the category of both decomposers and consumers. This is ant. Organism belong to the category of both decomposers and consumers. तो दोनों की कैटेगरी में आती हैं आंट, जो चींटियाँ होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स। बटरफ्लाई के बारे में दे रखा है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट रोल इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। तो इनका जो पॉलिनेशन होता है प्लांट्स में, उसमें काफ़ी रोल रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिक्लाइन इन नंबर्स एडवर्सली अफेक्टेड द पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शंस एज अ लोअर member of the food chain. Flow of energy due to change from one form to another. Energy loss. Primary source of energy in ecological niche. Solar energy. Biosphere ecosystem. The sum of all ecosystem on earth. Unidirectional flow of energy. From abiotic system to biotic system, from producer to primary consumer, then from primary consumer to secondary consumer, from secondary consumer to tertiary consumer. Decrease in the amount of energy available at each trophic level. नेक्स्ट देखते हैं भाई नोट में क्या दे रखा है। यहाँ नोट है, नोट में क्या दे रखा है? द एनर्जी टेकन बाय द autotrophs is not converted back into solar energy, and the energy transferred to the herbivores cannot be recovered by the autotrophs. So the flow of energy is unidirectional. In different ecosystems, only about 10% of the gross productivity of producers is adopted by vegetarians. So in different ecosystems, only about 10% of the gross productivity of the producer is adopted by vegetarians. 10% जो रूल है वो किसने दिया था? इंट्रोड्यूस्ड बाय रेमंड लिंसमैन इन 1942। इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है। 10% of the net primary productivity of the producer is accumulated by the herbivorous animals. This herbivorous is eaten by carnivorous non-vegetarian animals. 10% of herbivores energy is stored. Conclusion: only 10% of energy is transferred from one trophic level to another, and 90% of the energy is lost during transfer, respiration and digestion process.
नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो ट्रॉफिक लेवल की बात करें, देयर आर 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल्स इन द फूड चेन ऑफ द इकोसिस्टम। तो फर्स्ट जो है बेस ट्रॉफिक लेवल है, ऑटोट्रॉप्स प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। सेकेंडरी जो होता है ट्रॉफिक लेवल, उसमें प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं जैसे कि हर्बीवोर्स। थर्ड जो ट्रॉफिक लेवल है उसमें सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, कार्निवोर्स। फोर्थ जो है हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल है, नॉट द डिकम्पोजर्स टेक फूड फ्रॉम द अबव 4 ट्रॉफिक लेवल्स। उसके अलावा है यहाँ पे टर्शरी कंज्यूमर्स ओमनिवोर्स होते हैं जो फोर्थ लेवल पे होते हैं ट्रॉफिक लेवल पे, ठीक है। नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ बायोमास। तो जो एनर्जी के पिरामिड बनते हैं उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो डेफिनेशन है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर प्रेजेंटेड एट ईच। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर प्रेजेंट एट ईच लेवल। पिरामिड ऑफ बायोमास, तो यहाँ पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अपराइट की तरफ बनेगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड बनेगा। जो पिरामिड ऑफ बायोमास है इन्वर्टेड और अपराइट दोनों बनता है। बायोफॉरेस्ट्री एंड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो बायोफॉरेस्ट्री की बात करें तो बायो बायोनॉमिक्स, बायो मीनिंग लाइफ एंड नॉमिक्स मीन्स लॉ, लिटरल मीनिंग लॉ ऑफ लाइफ, सिमिलर टू इकोलॉजी, अफेक्टिंग ह्यूमन सिस्टम, एम्फेसाइज ऑन द वैल्यू ऑफ नेचर सिस्टम, नेचुरल जो सिस्टम होता है। उसके अलावा बात करें डीडीटी, फुल नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, पेस्टिसाइड्स है भाई ये, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट आउट बाई एक्सक्रीशन आफ्टर बीइंग एब्जॉर्ब्ड, डोंट डिग्रेड बायोलॉजिकली, कंसंट्रेशन इन फूड चेन प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, देन टर्सरी लेवल तक पहुंच जाता है, जनरली डिपॉजिटेड इन द फैटी टिश्यूज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बायो बायो इकोल बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। तो इनकी बात करें, बायोजियोकेमिकल जो साइकिल होती है, डेफिनेशन क्या है, चेंज इन द बायोलॉजिकल फेज ऑफ एबायोटिक एलिमेंट इन एन इकोसिस्टम एंड रिटर्न ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू एबायोटिक फॉर्म ऑफ फॉर्मेट। तो बायोटिक से एबायोटिक फॉर्म में चेंज हो जाना, चेंज इन द बायोलॉजिकल फेज ऑफ एबायोटिक एलिमेंट इन एन इकोसिस्टम, देन रिटर्न ऑर्गेनिक मैटर इनटू एबायोटिक फॉर्म। बायोजियोकेमिकल साइकिल टाइप्स, गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल दो तरह की होती हैं। तो गैसियस साइकिल का एग्जांपल है ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल का एग्जांपल है कैल्शियम, फॉस्फोरस, सल्फर और पोटासियम। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना है। और क्या है ये बात देख लेते हैं, एनवायरमेंटल मूवमेंट, और यहाँ पे है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स एंड मेजरमेंट्स। तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात करें तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है ग्लोबल हेक्टेयर्स। डेफिनेशन है द नेसेसरी अमाउंट ऑफ इकोलॉजिकल कंपोनेंट्स दैट आ ह्यूमन बीइंग नीड्स फॉर हिज लाइफस्टाइल टू रन स्मूथली। मेजरमेंट ऑफ कार्बन एंड एमिटेड बाय ह्यूमंस, कार्बन एमिटेड है ये, मेजरमेंट ऑफ कार्बन एमिटेड बाय ह्यूमंस। इकोसिस्टम के कुछ मिसलेनियस देख लेते हैं। यूकेलिप्टस एनवायरमेंटल एनेमी है, नेम गिवन ड्यू टू एक्सेसिव वाटर होल्डिंग, एक्सट्रीम फॉल इन द वाटर लेवल ऑफ द सॉइल ऑफ द प्लांटेड एरिया, अवेलेबल इन abundance इन द कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है लेंटिक हैबिटेट, स्टेटिक वाटर हैबिटेट, मार्सेस, पॉन्ड्स, लेक्स एंड स्वाम्प्स। लॉटिक हैबिटेट, मूविंग वाटर हैबिटेट, रिवर। इकोटोन, रीजन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू बायोलॉजिकल कम्युनिटीज़। इसके बाद क्या है, तो एनवायरमेंटल मूवमेंट्स हैं, तो इन्हें भी देख लेते हैं। कुछ एनवायरमेंट से रिलेटेड जो मूवमेंट्स थे, तो कुछ अनजूम कर लेते हैं इसे थोड़ा। तो एनवायरमेंट से रिलेटेड जो मूवमेंट थे, चिपको मूवमेंट, इंपॉर्टेंट मूवमेंट टू स्टॉप। तो चिपको मूवमेंट है इंपॉर्टेंट मूवमेंट टू स्टॉप कटिंग ऑफ ट्रीज, स्पेशल वुमेन स्टूड क्लाइंबिंग टू द trees
नर्मदा बचाओ मूवमेंट, तो मूवमेंट लॉन्च टू स्टॉप द मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट विच वर being constructed over the Narmada River. एपिको मूवमेंट, ये है द मूवमेंट इज रिलेटेड टू साउथ इंडियाज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन स्टार्टेड इन कर्नाटका. सेव द साइलेंट वैली, तो स्टार्टेड इन केरला. ऑब्जेक्टिव, कैंसिलेशन ऑफ द डैम प्लान्स टू बी बिल्ट ऑन कौंतीपूजा. तो ये कुछ मूवमेंट थे. इकोसिस्टम के बारे में देख लेते हैं कुछ मिसलेनियस. ओशंस, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम. Pycnocline, it shows density gradient in an aquatic system. Thermocline represents temperature change more drastically temperature with a depth in an aquatic system. Joseph Grinnell, term ecological niche was coined in 1917. Microhabitat or Hans Ness in 1972, he used the term deep ecology for the first time. Halocline, it shows a salt gradient in an aquatic system. Ecosystem, miscellaneous year and act 1972 Indian Wildlife Protection Act, 1980 Forest Conservation Act, 1986 Environment Protection Act, and 2006 Scheduled Tribe and Other Traditional Forest Dwellers Recognition of Forest Rights Act. तो ये कुछ एक्ट थे जो आपको ध्यान रखने हैं. कौन सा एक्ट कब आया था, कई बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेते हैं. बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो डेफिनेशन क्या है. कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन एन एनवायरनमेंट, दिस इज बायोडाइवर्सिटी. द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट, एनिमल्स प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम. बायोडाइवर्सिटी में टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिवीजन 1972 बाय विटकर ने दिया था. अल्फा इंडेक्स, species diversity within a community habitation at the local level. Beta diversity, structural diversity of species present locally. गामा जो है द कंप्लीट डाइवर्सिटी ऑफ लैंडस्केप. तो 3 तरह की डाइवर्सिटी है, अल्फा, बीटा और गामा, पता होना चाहिए आपको. फर्स्ट यूज ऑफ द टर्म बायोडाइवर्सिटी, तो रेमंड एफ Dusman, initially the English term biological diversity was first introduced 1968 in his book A Different Kind of Country. Walter G. Rosen, later he used firstly the term biodiversity, changing from biological biodiversity. Biodiversity Days, 29th December declared by several countries of the world. 22nd May declared by United Nations Organization. Special fact, 29 December 1993 Biodiversity Convention came into force. उसके बाद है NCMB, फुल नेम है नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, इंडियाज फर्स्ट नेशनल सेंटर, लोकेटेड जामनगर गुजरात. स्पेशलिटी क्या है, इंडियाज फर्स्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट टू बी फॉर्म्ड इन पार्टनरशिप विद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. ऑब्जेक्टिव, प्रोटेक्टिंग द बायोडाइवर्सिटी लोकेटेड इन द coastal zone. Gradient of biodiversity, uneven distribution of earth, increases towards the equator. Maximum biodiversity in tropical rainforest में सबसे ज़्यादा जो है biodiversity पाई जाती है. ठीक है भाई, अब देखते हैं कुछ important facts इससे रिलेटेड. तो biodiversity is found in the lowest latitude as compared to the higher latitudes. तो जनरली ज़्यादा होती है यहाँ पे. Biodiversity is found in mountainous regions at lower altitude than at higher altitude. तो जनरली ज़्यादा होती है यहाँ पे भी लोअर लैटिट्यूड्स में. लोअर जो एल्टीट्यूड है, ये जो यहाँ पे माउंटेन है, यहाँ पे जो लोअर एल्टीट्यूड्स होते हैं यहाँ पे ज़्यादा मिलती है. हायर जो एल्टीट्यूड्स होते हैं. इंडिया एम्स टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय 2030. द मरीन नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन गल्फ ऑफ कच्छ. Silent Valley, Kerala was declared as a national park 1984. Valley of Flowers is located in Chamoli, Uttarakhand. अब देखते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं ये. प्लेसेस वेयर सफिशिएंसी इज ऑफ स्पीसीज एंड अबंडेंस ऑफ लोकल स्पीसीज आर फाउंड, बट एट द सेम टाइम देयर इज अ कांस्टेंट थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज स्पीसीज.
फर्स्ट यूज़ ऑफ दिस वर्ड बाय नॉर्मन मेयर इन 1988 में. द प्लेस साइट्स ट्रॉपिकल रीजन, हाई एल्टीट्यूड रीजन. थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, हैबिटेट degradation, global warming and pollution, extinction of species, rehabilitation of exotic species. एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज में नेचुरल एक्सटिंक्शन, ग्रुप और मास एक्सटिंक्शन, और इधर ऑर्थोपोजेनिक एक्सटिंक्शन. मेजर फैक्टर्स ऑफ हैबिटेट लॉस. ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रिफॉरेस्टेशन ऑफ बैरन लैंड. नेक्स्ट पॉइंट है द वार्म क्लाइमेट जोन इज कंसिडर्ड द बेस्ट प्लेस टू लिव फॉर बटरफ्लाई. Indecisive. Most species of butterfly are found in tropical regions. The biosphere regions preservation areas belongs to genetic variations. उसके बाद है important factors. Natural habitat destruction, over exploitation of natural resources, invasion of alien species, illegal hunting, poaching, industrial development, unscientific mining, और रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट एरियाज और डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट स्मगलिंग. इनकी वजह से क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है एनवायरनमेंट का. ठीक है भाई. कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी तो यहाँ से पढ़ेंगे भाई हम कल. थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, थोड़ा कोल्ड ज़्यादा ही हो रहा है. ठीक है, के बाद थोड़ा बियर नहीं किया जा रहा, तो कल की क्लास में हम देख लेंगे. ठीक है, या आज शाम को ले लूँगा मैं क्लास. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. गुड बाय, जय हिंद. बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए. ठीक है भाई. और आपका कोई सजेशन है, रिव्यूज़ है, कोई कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं. क्लास पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.